Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of class 8. How are you all? I'm your English teacher speaking, Sir Sohail, from Satqain Education Services. I hope that all of you are doing well at your homes. In this third wave of COVID 19, stay home, stay safe, and take very good care of yourselves. So, as per directives of the government, due to the sudden closure of the schools, we have to continue our learning through the online systems. So today we are going to start our class online, and in today's class we are going to start the worksheets of the English language, which has been all taken from your syllabus. So let's begin today's class. Yes, students of class 8, so let's begin our today's class. As you can see on this first slide, this is your worksheet of English language. The first question is underline the correct options for each of the following nouns. So students, there you can see there are 5 words given here, and in front of each word there are 2 options given in the bracket. So you have to choose the correct noun for these words. It means that what category does this word fall in the noun. यानी कि जो वर्ड्स आपको दिए गए हुए हैं ब्रैकेट में, जो आपके पास नाउन्स के ऑप्शंस हैं उनकी काइंड्स के, तो आपने ये बताना है कि ये कौन सी काइंड से बिलोंग करता है. लाइक क्लोजेट, ठीक है, क्लोजेट जो है ये कॉन्क्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ठीक है, सो वॉट एवर इज द करेक्ट आंसर उसको आप अंडरलाइन कर देंगे. ठीक है, नाउन्स आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे, यू हैव बीन स्टडिंग सिंस योर चाइल्डहुड. नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. कॉमन नाउन है, प्रॉपर है, सिंगुलर है, प्लूरल है, एब्स्ट्रैक्ट है, कॉन्क्रीट है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल. ठीक है, दिस ऑल हैव और दिस ऑल आर एक्सप्लेन टू यू मेनी टाइम्स इन द क्लास. ठीक है, तो इनमें से आपने बताना है कि क्लोजेट जो है नंबर 1 पे ये कौन सी काइंड से बिलोंग करता है, कॉन्क्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट है. नंबर 2 पे ग्लू है, तो ये काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल. नंबर 3 कंट्री, इज इट अ प्रॉपर और कॉमन नाउन. नंबर 4 पे फ्लीट है, इज इट कलेक्टिव और अनकाउंटेबल. एंड नंबर 5 इज फिनोमेना, इज इट सिंगुलर और प्लरल. ठीक है, सो दीज आर 5 वर्ड्स, और आगे जो नाउन की काइंड है आपको उसको प्रॉपर काइंड को अंडरलाइन करना है. तो काउंटेबल वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं. अनकाउंटेबल वो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, प्रॉपर आर विच पर्टिकुलर स्पेसिफिक, ठीक है, किसी खास चीज़ का नाम हो. कॉमन तो वो होते हैं जो भी आम कोई भी कॉमन चीज़ हो, एक से ज़्यादा कई हो. ठीक है, कलेक्टिव जो होते हैं जिसको हम कलेक्ट करके इन अ फॉर्म ऑफ ग्रुप, और ठीक है किसी चीज़ में हम जब उनको कलेक्ट करके बात कर रहे होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट, वो द नाउन विच कैन नॉट बी सीन और टच बट वी कैन फील इट. ठीक है, वो नाउन्स जो ना जिनको देख सकते हैं ना फील कर सकते हैं, बट स्टिल वी कैन फील देम, तो टच नहीं है उनको, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. ठीक है, तो इनमें से यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट वन. जो भी वर्ड्स के साथ करेक्ट है वो आप उनको बताएंगे. Now see question number 2. Identify whether the underlined pronouns are demonstrative, interrogative or relatives. ठीक है, so we have studied this. ये भी हम पढ़ चुके हैं. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो किसी भी चीज़ को डेमोस्ट्रेट करने के लिए हम शो कर रहे होते हैं. ठीक है, सिंगुलर्स में जो है वो दिस एंड दैट होते हैं नियर फार के लिए, और प्लरल्स के लिए वी यूज दीज एंड दोज फॉर नियर एंड फार. इंटेरोगेटिव्स प्रोनाउंस वो जो WH वाले होते हैं. ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, जो सेल्फ और सेल्व्स वाले होते हैं. सो below are 5 sentences given, and in each sentence there is a pronoun underlined, and in the blank given after the sentence you have to tell the correct answer. आपने जो है उसका सही आंसर बताना है कि ये जो underlined pronouns है they belong to which kind. Right students, so देखिए what is the first sentence given here. Out of these books which one is more interesting. ठीक है, इसके अंदर जो अंडरलाइन वर्ड है वो विच है. सो इन द ब्रैकेट वो ब्लैंक आप बताएंगे कि विच बिलोंग्स टू विच काइंड. ये विच जो है कौन सी कैटेगरी से या कौन सी काइंड से बिलोंग करता है, डेमोस्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव और रिलेटिव. ठीक है,
Number 2, have you seen a cat which has brown stripes and grey eyes? ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस का आपको बताया था कि जो किसी भी कनेक्शन में नाउन के अगर कोई प्रोनाउन लगाया जा रहा है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। सो हेयर द अंडरलाइन वर्ड इज विच, तो अब आपने यहाँ पर ब्लैंक में बताना होगा कि यहाँ पर विच जो है कौन सी काइंड से बिलोंग कर रहा है। हालांकि फर्स्ट एंड सेकंड बोथ जो है इनमें आपके पास अंडरलाइन वर्ड जो है वो विच ही है, बट दोनों की काइंड्स डिफरेंट है, तो वो आपने बतानी होगी। नंबर 3, that is the poster which was made by Rija. Here the underlined pronoun is that. You have to tell in the blank okay, which kind is this. Number 4, I found the bag that I was looking for. यहाँ पर भी that है, तो अब आपने बताना है कि दोनों sentences में that के क्या difference है, ये कौन सी kind है। And the 5th one is this is the place where I found the chain. ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पे मैंने चेन ढूंढी थी या चेन मिली थी, तो यहाँ पर दिस कौन सी काइंड से बिलोंग कर रहा है वो आपने बताना। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड इन द स्पेस प्रोवाइडेड। राइट क्लास, सो यू हैव टू find out the kind of adjective and you have to write them in the space। ठीक है, जो ब्लैंक दिया हुआ है इसके आगे आप इसमें आंसर लिख देंगे कि जो भी अंडरलाइन वर्ड्स है ये कौन सी काइंड ऑफ एडजेक्टिव से बिलोंग करते हैं। अच्छा, वहाज इज ऑलवेज बिजी इन हिज वर्क। ठीक है जी, तो यहाँ पर बिजी इज अंडरलाइंड, सो यू हैव टू टेल कि ये एडजेक्टिव की कौन सी काइंड से, ये कौन सी डिग्री से बिलोंग करता है। आपने डिग्रीज भी पढ़ी हुई हैं एडजेक्टिव्स की, 3 डिग्रीज जो है, ठीक है। और इसमें क्वालिटी, क्वांटिटी, सारी चीज़ें जो भी ओवरऑल यू हैव स्टडीड, ठीक है। तो एडजेक्टिव इज यूज्ड टू टेल द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन। तो अब आपने ये बताना होगा कि ये कौन सी काइंड है, क्वालिटी है या क्वांटिटी है। नंबर 2, देयर आर सम बिस्किट्स इन द टिन। So here the underlined word is some. So in the blank you have to tell whether it is quantity or quality. Number 3, Hania has very long hair. ठीक है, तो here it is not clear written, लेकिन ये जो word है ये long है, LONG, long hair, ठीक है, and this is underlined, यही word underline हुआ है, तो long hair ये word है, ठीक है। So you have to tell कि long जो है कौन सी kind है। Many people come to attend the function। तो यहाँ पर many आपने बताना है क्या है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, बस 2 काइंड से आपने बताना होगा ओवरऑल ये 5 सेंटेंसेस में कि whatever the word underline is either quality or quantity। नंबर 5th है कि this is my new bicycle। यहाँ पर this underline है, so you will tell कि ये कौन सा kind of noun है। Right, now let's move on to the next slide with the further questions. Yes, students, so let's continue our worksheet here. On the second slide you can see from question number 4 you have to match the following. There are 2 columns given and sentences are given. You have to match them, one side in numeric and one side is alphabetic, so you have to match them, ठीक है। Number 1 sentence is the clothes in the basket। Sentence 2 है the students। 3rd my car। 4 those cats। 5 this pair of scissors। ठीक है, और इसी के सामने जो है अल्फाबेट्स में दिए हुए हैं जो आपने मैच करना होगा। A needs repair। B live in my backyard। C is rusted। D are dirty। E finished their exam। So it is very easy, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, you can match it very easily। So let's move to the next question। Number 5 क्या है,
Underline the non-finite verbs in the following sentences. ठीक है, finite and non-finite verbs we have done, ये हमने किया हुआ है finite verbs non-finite verbs के. ठीक है, नंबर 1 इसमें अपने जो है नॉन फाइनाइट को अंडरलाइन करना होगा. माई मदर हैज़ टोल्ड मी टू क्लीन माई रूम. इसमें जो भी 9 फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, वो आप अंडरलाइन कर देंगे. नंबर 2, आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स दैट आर अबाउट क्राइम्स एंड डिटेक्टिव्स. नंबर 3, Rafia's teacher told him to read out his essay to the class. Number 4, having lived in the village all his life, Akmal had never seen a mall before. Number 5, cycling is a good form of exercise. ठीक है, तो 5 sentences are given. You have to underline the non-finite verbs. Question number 6 है underline the adverbs in the following sentences. ठीक है जी, adverb you have to underline here. ठीक है, you have studied time, place and manner. 3 kinds of adverbs हैं. फिर adverb of frequency भी we have learnt in the class. ठीक है, नंबर 1 देखिए क्या है सेंटेंस. He listened to her quietly. Underline the adverb. ठीक है, इसमें आपने adverb underline करना है. You just have to underline. You don't need to mention the kind. आपको जरूरत नहीं है यहाँ पर kind वगैरह mention करने की. Just underline. Number 2, mother told me not to go outside because it was cold. Number 3, I'm saving money and soon I'll buy my own bike. Number 4, I was extremely happy to meet my old friends. 5, you have to keep cleaning the aquarium regularly or the fish will die. Right, students of class 8? तो इसमें जो है आपने एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना है. जो भी एडवर्ब हो, चाहे either it is time, place or manner or frequency, ठीक है, जो भी है हमने पढ़े सारे. You have to underline that. तो let's move to the next slide. Yes class, so this is our third slide. Question number 7, change the voice of the following sentences. एक्टिव पैसिव वॉइस. ठीक है, तो जो भी एक्टिव है उसको पैसिव करें, अगर पैसिव है तो एक्टिव कर दीजिएगा. ठीक है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस यू नो, आपको पता है कि किस तरह से पैसिव बनाए जाते हैं. ठीक है, तो यू नो all the tenses you have to use the verbs third form when you will change any active voice into the passive voice. जब भी आप कोई भी active sentence को passive बनाएंगे तो हमेशा उसमें सारे tenses जो भी हो उसमें हमेशा third form ही लगती है. So there are 4 tenses जिनके passive नहीं बनते. Present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous and future continuous. ठीक है, इनके passives नहीं बनते. We cannot form the passives of these sentences. ठीक है, present indefinite अगर है तो you have to add the helping verb in the passive. present indefinite के passive में जो है आपने is mr add करना होता है and object becomes subject and then verbs third form. present continuous हुआ तो वही rule है कि object subject बन जाएगा और is am are के साथ being being and then third form. प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ आपने बी डबल ई एंड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, इसी तरह से अगर पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट सिंपल है तो उसमें वाज वर एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, वो तो चलता ही रहेगा. ठीक है, दैट इज द सिमिलर रूल फॉर ऑल द टेंसेस. और पास्ट अगर आप कंटिन्यूस बना रहे हैं तो वाज वर के साथ बी ई आई एन जी एंड वर्ब थर्ड फॉर्म. पास्ट परफेक्ट में had, been, be and been and verb third form. Future indefinite है तो will be verb third form. और future continuous का passive बनता नहीं है, you can't form the passive. और जो future perfect होगा उसमें will have been के साथ third form, right? और I have told you के perfect continuous जितने भी है present past future के we can't make passives of this. Now let's see.
एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वाला क्या है? द टी विल हैव टू बी टेकन बाय यू। ठीक है, अब इसका जो भी वॉइस चेंज होगा वो आप नीचे ब्लैंक में लिखेंगे। नंबर 2, माई कॉमेंट ऑफेंडेड हर। इसका जो भी वॉइस चेंज होगा वो लिखेंगे। नंबर 3, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेंड मी योर बुक। Number 4, by the end of the day, I shall have learned the lesson. और number 5 है, what is she sewing? What is she sewing? ठीक है जी, so these are the 5 sentences. ठीक है, standard form चल रहा है आपका, सब में जो है तकरीबन 5 sentences ही हैं। ठीक है, so you have to change the passives और active जो भी है इनका voice आपने change करना होगा। Right class, now let's move to the next question. Question number 8. Change the following from direct to indirect speech. Write your answers in the space provided. ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है जिनको नरेशंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो डायरेक्ट है उसको इनडायरेक्ट करना है, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट करना है आपने। ठीक है, एंड यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, बी केयरफुल व्हाइल चेंजिंग जनरेशंस। ठीक है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच का दोनों का ख्याल रखिएगा कि विच टेंस इट बिलोंग्स टू, कौन से टेंस से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 1, शी सेज आई लाइक दिस सॉन्ग। ठीक है, इसकी नरेशन आप चेंज करेंगे। नंबर 2, वेयर इज योर ब्रदर, शी सेड टू मी। नंबर 3, आई डोंट स्पीक उर्दू, शी सेड। नंबर 4, he said to her, you never make mistakes. और नंबर 5 है, I cannot drive them home, he said. Right class, so वही 5 sentences आपके पास हैं and you have to change the narrations here, direct to indirect or indirect to direct. And in the reporting speech according to, you have to be careful, वहाँ पर आप जो है वो उसमें changes कर सकते हैं। Right, now let's move to the next question, question number 9. Change the following interrogative sentences into positives. ठीक है, interrogative sentences हैं उनको आपने positive बनाना है, यानी कि affirmative sentences, simple sentences में आपने इनको change करना होगा। Now let's see the first sentence, that is, shall I go to the school today? इसका आप affirmative या positive sentence बनाएंगे। Number 2, can you run fast? इसका भी affirmative बनेगा। ठीक है, so rest of the sentences of this exercise is continued on the next slide. So let's move to the next slide. Yes students, so this is your last slide. Question 10 is given here. Question 9 we have done till the previous slide. पिछले slide तक हमने 9 कर लिए थे. So this is your last slide, question number 10. देखिए क्या करना है आपने, change the following positive sentence into exclamatory sentence. ठीक है जी, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस जो कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, दे आर गिवन हियर, यू हैव टू चेंज देम इनटू एक्सक्लेमेशन। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप इसको चेंज करेंगे एक्सक्लेमेशंस के साथ। नंबर 1 देखिए, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब आप इसमें कैसे एक्सक्लेमेशन डाल सकते हैं एक्सक्लेमेटरी बनाने के लिए। ठीक है, यू कैन डू दैट। नंबर 2, इट इज़ वेरी generous of you to help her like this. ठीक है, so let's see the next question, number 11. Tick the correct idiom and proverbs. ठीक है, so दो column type यहाँ पर बने हुए हैं and a sort of same kind of idioms or proverbs are given here, but there is a little bit change and you have to find out the correct one. ठीक है, तकरीबन एक जैसे ही दिखने में वो लग रहे हैं proverb और idiom जो भी है, तो इनमें से आपने जो भी सही है एक्यूरेट जो है उसको टिक लगाना होगा। नंबर 1 देखिए क्या है, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, ये है, और उसका बी जो है सेम, ग्रेट माइंड्स थिंक डिफरेंटली। अब इसमें से जो भी सही है उस पर आप टिक लगा दीजिए। नंबर 2, नेवर स्लैप द हैंड दैट फीड्स यू, ये है बी ऑप्शन है कि नेवर बाइट द हैंड
that feeds you. थर्ड पे ऑप्शन ए क्या है, न्यू किड ऑन द बिल्डिंग, बी है न्यू किड ऑन द ब्लॉक. नंबर 4 ए rise and shine, B rise and price. So whichever is the correct one, you have to take that, right students? Next question is question number 12. Write an essay on the given topic. Your topic is time and tide, wait for none. ठीक है जी, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये भी बड़ा फेमस प्रॉवर्ब है इंडिया में. तो इसके ऊपर आपने लिखना है कि वक्त जो है किसी का इंतज़ार नहीं करता. अच्छा सा ऐसे यू विल राइट ऑन इट अराउंड 150 वर्ड्स आगे पीछे मोर और लेस इसका आप कर लीजिएगा अराउंड. ठीक है, तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. Write a letter to the editor of the newspaper drawing attention towards need of public parks. ठीक है, न्यूज़पेपर एडिटर को आप लेटर लिखेंगे. ठीक है, पैटर्न यू नो कि फॉर्मल लेटर का पैटर्न किस तरह से है, वी हैव डन इन द क्लास. ठीक है, सब लेफ्ट साइड पर आएगा, टू द एडिटर ABC रोड कराची, ये जो भी है. ठीक है, रिस्पेक्ट, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर रिस्पेक्ट टू सर, एंड देन यू विल सैल्यूटेशन के बाद यू विल स्टार्ट योर लेटर. तो यू हैव टू ड्रॉ द अटेंशन टुवर्ड्स द नीड ऑफ द पब्लिक पार्क. आपने जो है उनको ये बताना है कि आपके एरिया के अंदर जो है पब्लिक पार्क्स की नीड है, तो पब्लिक पार्क्स की कंस्ट्रक्शन जो है वो होनी चाहिए. नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन. राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग टू अरेंज कैंटीन. ठीक है जी, तो आपने जो है अपने स्कूल प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है और उनको जो है आपने बताना है कि स्कूल में कैंटीन की ज़रूरत है, राइट? सो दीज आर द एक्सरसाइजेज ऑफ योर वर्कशीट. ठीक है, तो योर वर्कशीट हैज़ एंडेड हियर. तो I hope that's all for your today's class. I hope that you have enjoyed it and you have understood all the exercises very easily. And I think there might not be any kind of difficulty in any of the exercise because we have already done these classroom, and even before many times we have done all these things. There is nothing difficult in that. ठीक है जी, तो that's all for today's class. See you in the next class inshallah. Till then, take very good care of yourselves and people around you. Stay safe and enjoy your e-learning. See you in the next session inshallah. Allah Hafiz.